ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट जिसके बारे में हमें बातचीत करनी है वो है वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट चालू करने के पहले पहले हम एक सिंपल से रिलेशन को समझते हैं। लेट्स सी क्या है वो रिलेशन। जो मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो डायरेक्शन है ये हमारा सरफेस के अलोंग वाला डायरेक्शन है और ये वाले डायरेक्शन में इस वाले ब्लॉक का कंप्लीटली अनरेस्ट्रिक्टेड मोशन होने वाला है। ये वाले ब्लॉक का इस डायरेक्शन के अलोंग मोशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सरफेस के अलोंग इसका कोई भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हो सकता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में बातचीत करूं, राइट, ये वाला डायरेक्शन के अलोंग there cannot be any relative velocity or acceleration. There cannot be any relative velocity or acceleration between the bodies. दोनों बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी या फिर कोई रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है। उसका कारण यह है, मान लो ये वाला अपवर्ड वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ब्लॉक का वेलोसिटी अपवर्ड v से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कांटेक्ट है वो हमारा डेफिनेटली छूट जाएगा। अनलेस एंड अनटिल हमारा कांटेक्ट लूज हो, किसी भी हालात पर दोनों बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, और एक चीज ध्यान देना, सरफेस ब्लॉक के ऊपर कोई एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल n, तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर पलट के डाउनवर्ड n लगाएगा, न्यूटन का एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट, न्यूटन का एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ब्लॉक अगर इसके ऊपर अपवर्ड n लगा रहा है तो ब्लॉक पलट के इसके ऊपर डाउनवर्ड n लगाएगा। सो अगर मैं ब्लॉक और सरफेस दोनों को अगर कंसीडर करूं, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल अगर हम ध्यान दें, मान लो ये दोनों अपवर्ड जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो सिंपल सी बात है ये वाला नॉर्मल और v सेम डायरेक्शन में, तो n इंटू v, और ये वाला नॉर्मल और v उल्टे डायरेक्शन में माइनस n इंटू v, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में जो हम लोगों ने पढ़े थे पावर थ्योरम, जो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द स्ट्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली हम यहां पर भी बोल सकते हैं जो टोटल नॉर्मल फोर्स डिलीवर्ड, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द नॉर्मल फोर्स इज आल्सो इक्वल्स टू 0। ये हमारा वेज कंस्ट्रेंट का मेन फंडामेंटल रूल है, ठीक है। ओके, तो हमने दो तरीके से सीखे हैं जो हमारा वेज कंस्ट्रेंट है उसको सॉल्व करने का। दो मेथड हमने सीखे हैं। एक तो ये तरीका है जो नंबर 1, बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा जो कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल हमारा कांटेक्ट छूट जाए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है, जो अगर मान लो ये है, तो क्या नाम है इसका, पावर के बारे में बात करें तो टोटल पावर जो नॉर्मल हमारा डिलीवर करेगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहला लेट्स सी, मान लो हमारे पास एक वेज है, ठीक है, ट्रायंगुलर वेज है। ये ट्रायंगुलर वेज में ये वाला एंगल है थीटा,
ठीक है। नाउ यहां पर एक दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। ये वाला ब्लॉक जो है ये हमारा म्यूचुअल, ये वाले केवल और केवल जो है वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसी के अलोंग मूव कर सकता है, और ये वाला जो ट्रायंगुलर वेज है वो मेरा एक स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये केवल और केवल हॉराइजेंटली मूव कर सकता है। तो कोई एक इंस्टेंट पे मान लो ये वाला जो वेज है इसका वेलोसिटी है v1 और इसका जो वेलोसिटी है वो है हमारा v2। तो सवाल ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। v1 और v2 इन दोनों के बीच में हमें क्या रिलेशन मिलने वाला है, उसके बारे में हमें सबसे पहले बातचीत करनी है। सो मेन फंडा ये है, ध्यान देना, ये है हमारा वेज का नॉर्मल डायरेक्शन, ये है हमारा वेज का नॉर्मल डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है वो है अलोंग द वेज। ये डायरेक्शन के अलोंग कुछ भी हो सकता है, बट नो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द वेज कंस्ट्रेंट। सो दोस्तों, दोनों बॉडी में एक एक पॉइंट लेते हैं, दोनों बॉडी में एक एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, समझ में आया? एंड ये दूसरा बॉडी है, राइट? सो यहां पर क्या है, यहां पर एक पॉइंट लो ऐसा, राइट? और ये वाले ब्लॉक पे एक पॉइंट लो ऐसा। ना ये वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है v1, ये वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है v2। ना v1 को हम दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले, एक वेज के अलोंग और एक वेज के परपेंडिकुलर। दिस एंगल इज थीटा, एंड सिमिलरली यहां पर भी हम इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। सो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी v1 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं दिस विल बी इक्वल्स टू v2 cos थीटा। नाउ v1 cos थीटा और v2 sin थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, उन दोनों का वैल्यू तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में अगर बातचीत करूं तो सिंपल सी बात है, जो v1 sin थीटा मेरा v2 cos थीटा का इक्वल होना चाहिए, यानी v1 tan थीटा must be equals to v2. Now that's the relation between v1 and v2. v1 और v2 में सिंपल सा रिलेशन आ गया है, v1 tan थीटा डेफिनेटली मेरा v2 के इक्वल तो होना ही पड़ेगा, राइट? सो अब इसका एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, लेट्स सी। ये हमारा एक ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है, ये है हमारा स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस, और ये सॉरी, ये है हमारा वॉल। नाउ यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से,
अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जो लेफ्ट वाला जो राइट वाला कांटेक्ट है दीवार, उस दीवार वाले कांटेक्ट के कारण ये वाला ब्लॉक जो है वो डेफिनेटली केवल और केवल हमारा वर्टिकल मूव कर सकता है। तो मान लो इस वाले का वेलोसिटी है v1 और ये वाला ब्लॉक इस तरफ मूव करता है और वो मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ v2। तो सवाल बहुत सिंपल है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 and v2. Find the relation between v1 and v2. ओके, सो क्या होगा इसमें? इसमें क्या होने वाला है, ध्यान दो। यहां पर मैं 2 पॉइंट लेता हूं अगेन, एक यहां पर और एक यहां पर, दोनों बॉडी पे एक एक पॉइंट ले लिया। इस वाले का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में v2 है और मैं इसको 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया। ये वाला एंगल थीटा है। एंड सिमिलरली इसका जो वेलोसिटी है v1, इसको भी 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल हमारा थीटा है ना। अगेन इसके अलोंग के वेलोसिटी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा v1 का कॉस कंपोनेंट है और जो v2 का साइन कंपोनेंट है, वो दोनों कंपोनेंट डेफिनेटली हमारा इक्वल आना चाहिए। सो v1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू v2 कॉस थीटा, यानी v2 must be equals to v1 tan theta. So that is the relation between v1 and v2. ठीक है, तो नॉर्मल वेज कंस्ट्रेंट का सवाल में इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कहीं पर भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। सो इन दोनों क्वेश्चन को अगर मिक्स करके कोई पूछे तो कैसे पूछेगा, लेट्स सी। ध्यान देना, मान लो इस तरीके का मेरे पास कोई वेज है, ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है फाई। ये एक हॉराइजेंटल सरफेस पे है, ये हमारा दीवार है, राइट। एक वेज यहां पर इस तरफ लगा हुआ है, एक वेज मेरा यहां पर इस तरफ लगा हुआ है, ओके। और यहां पर ये दूसरा वाला हमारा लगा हुआ है। यहां पर साइड में हमारा स्टॉपर है, यहां पर साइड में हमारा स्टॉपर है, राइट। सो ये वाला ब्लॉक अगर इस तरफ वेलोसिटी v1 से नीचे आ रहा है तो सवाल ये है, ये वाला जो हमारा रॉड है ये कितना वेलोसिटी v3 से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वो निकालने के लिए बोला गया है। तो सवाल यह है, फाइंड v3 in terms of v1 theta and phi। हमें v3 निकालना है इन टर्म्स ऑफ v1 थीटा एंड phi। ऑब्वियसली बात है, इन दोनों बॉडी को जो कॉमन बॉडी कनेक्ट करता है और वो डेफिनेटली कौन सा है, वो है हमारा ये वाला बॉडी। तो मैंने विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी इसका वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में v2 मान लिया, राइट। ओके दोस्तों, सो इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2। यहां पर वेज कंस्ट्रेंट डेफिनेटली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहां पर वेज कंस्ट्रेंट को अगर सेटिस्फाइड रखना है तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, ये v1 था, ये v2 था, तो v2 का जो वैल्यू आया था दैट इज इक्वल्स टू v1 tan थीटा।
ये हमारा इस वाले रिलेशन से मैं डायरेक्टली लिख दिया ना। यहां पर ये V2 है, ये V3 है, तो ये वाला सिनेरियो के बारे में अगर हम देखें, यहां पे V1 की तरह काम कर रहा है V2 और V2 की तरह काम कर रहा है V3। तो यहां पर जो रिलेशन हम लोगों ने निकाले थे, V2 was V1 tan थीटा, राइट। तो V2 मतलब यहां पर है V3, V1 मतलब यहां पर है V2, और थीटा के बदले एंगल ऑब्वियस यहां पर फाई आएगा। सो V3 इज इक्वल्स टू V2 tan फाई, राइट। हमें जिंदगी में चाहिए क्या नहीं? V2। तो अगर V2 नहीं चाहिए तो सिंपल सी बात है, V2 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो V2 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हुए मेरे पास क्या आने वाला है, हम साफ साफ देख सकते हैं, V3 इज इक्वल्स टू V1 इंटू tan थीटा इंटू tan फाई। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V3। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट का सवाल नॉर्मली काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और एक फंडा समझ लेते हैं यहां पर। जो मान लो हमारे पास कोई एक ब्लॉक है और एक वेज है, ये एक हॉराइजेंटल सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है लाइक दिस। ना ध्यान देना, the two blocks are in contact। जो दोनों ब्लॉक है वो आपस में हमारा कांटेक्ट पे है, ठीक है। तो ऐसा केसेस में जहां पर एक वेज के ऊपर दूसरा ब्लॉक को हम चढ़ा के रख दे, वहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला ब्लॉक अगर लेफ्ट की तरफ मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v, ये वाला ब्लॉक अगर लेफ्ट की तरफ मूव करता है विद अ वेलोसिटी, अगर मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v, ऐसे ब्लॉक्स का वेलोसिटी हम हमेशा लेने वाले हैं ये वाला v, और इसके अलोंग कोई एक अननोन वेलोसिटी है v1। अगर मान लो कोई वेज के ऊपर ब्लॉक रखा गया है, उनका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के रिगार्डिंग हमें वेरिएबल्स लेना हो, तो हमेशा हम वेरिएबल इस तरीके से लेंगे। इसका वेलोसिटी अगर v है, ध्यान देना, कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए इसका जो हॉराइजेंटल वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। एक काम करो, सुनो, ये वाले ब्लॉक को हम फेविकॉल से जोड़ दें और फिर इन दोनों सरफेस को हम एक साथ मूव कराएं, तो दोनों का सेम हॉराइजेंटल वेलोसिटी आएगा vv। और एक बार दूसरा काम सोचो, ये वाला वेज को जमीन के साथ चिपका दो और फिर अगर मैं ब्लॉक को मूव करने दूंगा तो ब्लॉक इसके अलोंग इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ v1। यानी वेलोसिटी के लिए बोल रहा हूं, वो एक्सीलरेशन के लिए भी ट्रू है, क्योंकि अब ये वाला सरफेस भी मूवेबल है और ये वाला सरफेस भी मूवेबल है, तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड में v और डाउनवर्ड साइड में v1 आने वाला है। सो कभी भी अगर हम ऐसे वेरिएबल्स लें तो हम इस तरीके से लेंगे। ऐसा लेने का मेन फायदा यह है, ध्यान देना दोस्तों, जो हमारा वेज कंस्ट्रेंट है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो ही जाएगा, क्योंकि वेज के अलोंग अगर हम देखें तो दोनों का ही वेलोसिटी जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू v1 v sin थीटा। और वेज के पैरेलल डायरेक्शन में यानी अलोंग द सरफेस कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है, तो ऐसा लेने पे वेरिएबल हमेशा रिड्यूस होता है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली वेज कंस्ट्रेंट
is taken care of। तो मैं एक सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू इसको समझाना चाहता हूं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन में यह है, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा एक पुली है। नाउ ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वाला एंगल है थीटा, और ठीक है यह हमारे पास वॉल है। स्ट्रिंग जो जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है देख लो। इसके ऊपर ऐसा, फिर ये, फिर मान लो इस टाइप का सिस्टम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा, तो स्ट्रिंग में खिंचाव के कारण ये वाला इस तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v, ये दे रखा है। तो सवाल ये पूछा गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितनी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर दो कंस्ट्रेंट है, वेज कंस्ट्रेंट भी है और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी है। तो ध्यान देना दोनों का हमें टेक केयर करना है। सो वेज कंस्ट्रेंट का टेक केयर करने के लिए पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड में हम वेलोसिटी ले लेंगे v, और इसके रिलेटिव ये डाउनवर्ड वर्टिक नीचे आ रहा है, तो ये वाला वेलोसिटी ले लेते हैं v डैश, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी ले लेते हैं v डैश। तो नेट वेलोसिटी जो होगा वो v और v डैश का वेक्टोरियल सम होने वाला है। सो लेट्स सी अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पावर थ्योरम तो हम जानते हैं होगा, तो यहां पर टेंशन T है, यहां पर टेंशन T है, यहां पर टेंशन T है, और यहां पर अगर टेंशन T है तो ध्यान देना यहां पर जो टेंशन होगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू T। समझ में आया? एंड सो तो गंदा ड्राइंग है, सॉरी। ये वाला टी को यहां पर दो कंपोनेंट पे तोड़ लो, लाइक दिस एंड दिस। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होने वाला है। समझ में आया? और सिमिलरली v को भी हम दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिए। नाउ ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, v को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिए। अब सारे के सारे पावर लिखना चालू करते हैं। इसका इस तरफ है v, इस तरफ है 2t, तो इसका पावर आएगा 2t इंटू v। इसका इस तरफ है v, इस तरफ है t, तो इस तरफ है t इंटू v। इस तरफ है t cos थीटा, इस तरफ है v, तो माइनस t cos थीटा इंटू v। तो ये वाला वेज का तो सारे पावर मैंने लिख लिया। अब इस ब्लॉक का पावर देखो, अपवर्ड है t, v cos थीटा भी अपवर्ड, और अपवर्ड है t,
v dash are downward, that must be equals to 0. The total power delivered by the string must be equals to 0. देखो ऐसा क्वेश्चनों में पावर थ्योरम हमारे लिए लिटरली एक वरदान जैसे है, वरना स्ट्रिंग के लेंथ से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हो नहीं सकता है, हो तो डेफिनेटली सकता है, लेकिन उस चीज को एनालाइज करना, विजुलाइज करना हमारे लिए नर्क जैसे बन जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे केसेस में पावर थ्योरम लिटरली हमारे लिए वरदान है। एंड नाउ अगर मैं इसका पावर लिखूं, दिस इज गॉन, तो 3t इंटू v इज इक्वल्स टू t इंटू v डैश। सो v डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3v। v डैश और v के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिए हैं, v डैश आया है 3v। एंड नाउ अब अगर मैं इस पे वेक्टोरियल एडिशन करूं, इस डायरेक्शन में है v, इस डायरेक्शन में है 3v, दोनों के बीच का एंगल जो है वो है थीटा, राइट। सो v नेट अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 3v का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू 3v इंटू कॉस, सॉरी ये वाला एंगल फाई है, कोई फाई देखते हैं कितना होता है, कॉस फाई। अच्छा, v और v डैश के बीच में एंगल देखने के लिए सिंपल सी बात है, ध्यान दो, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो सिंपल सी बात है, फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। सो वी नेट v स्क्वायर प्लस 3v का होल स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 10v स्क्वायर प्लस 6v स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। नाउ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो सिंपल सी बात है v नेट v इंटू अंडर रूट 10 माइनस 6 कॉस थीटा, ये हमारा नेट वेलोसिटी आ जाएगा ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। काफी आसान सवाल है, काफी बेसिक सवाल है, आई होप यहां तक ये समझ में आया होगा, राइट। तो विद दिस हम मोटे मोटे तौर पे कंस्ट्रेंट मोशन के रिगार्डिंग जो थ्योरीज है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो हम पूरी तरीके से खत्म कर डाले हैं। अब जो मेन काम बचता है, इसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस तो होता रहेगा, लेकिन यहां तक थ्योरी जो है वो कम से कम हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाना जरूरी है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।